हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक और नया वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.1 को। यानी आज आप प्रश्नावली 1.1 को हल कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, क्योंकि समझाने की गारंटी मेरी, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि आप इससे पहले वाले वीडियो में जो इस पाठ पर बनी है वो थी संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। उसमें आपको बताया गया कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि सभी परिभाषाओं को बताया गया और बहुत ही आसानी से समझाया गया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है और जाकर के देख लें। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ये रहा आपका कक्षा 9वीं का मैथ का बुक, जिसे आपको पढ़ना है इस सत्र में और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत ही आस और उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत ही अच्छे से पढ़ेगी और आप उनकी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के उम्मीदों को तोड़ देते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने मेहनत यानी कठिन परिश्रम के दम पर बहुत ही मेहनत करके एक दिन सफलता हासिल करते हैं और इस तरह के बुक को या आगे और भी जो बुक्स पढ़नी होती है उन सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। और उन बच्चों के लिए मेरे तरफ से एक लाइन रहेगा, यानी कि जो बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, उन बच्चों के लिए मेरे तरफ से एक लाइन रहेगा, ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं मुझे, ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं मुझे, लेकिन पढ़ लेंगे, सुना है माँ के सपने यही पूरा करेंगी और एक दिन सपने जरूर पूरा होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहले प्रश्न को। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। तो बच्चों बता दो तो शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो बच्चों ये आप एकदम बता सकते हैं और इस प्रश्न से बोलो कि हाँ, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि सर जी पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी P बटे Q के रूप में, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और सर जी ये भी बता दिए हैं कि P का मान 0 होगा तो चल जाएगा, जबकि Q का मान हमें 0 नहीं रखना है। Q का मान 0 नहीं रखना है, उसके जगह पे कोई दूसरा पूर्णांक हो जाए, लेकिन 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं बच्चों कि P का मान 0 होगा, तो यानी शून्य एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो बच्चों जवाब दे दो तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। जैसे कि अब दूसरा प्रश्न क्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों? तो बता दो तो हाँ, हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे लिख के भी दिखा दिया जाए, जैसे यहां पर देखो तो शून्य हमने लिख दिया, और जिस भी पूर्णांक के हर में कुछ भी नहीं होता है तो उसके हर में एक छिपा रहता है। आप एक लिखें या ना लिखें,
वह छिपा रहता है। तो यहाँ पर हम इसके हर में 1 लिख दिए और ये हो गया ऊपर का P और ये रहा बट्टा और नीचे रहा Q। यानी P का मान 0 होगा तो चल जाएगा, Q का मान यहाँ 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है। तो ऐसे लिख दो बच्चों, जहां P बराबर 0 और Q का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। Q का मान क्या है, Q बराबर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या दर्शा दिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 और इसे P बटा Q यानी कि कह सकते हैं Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 1 है, P का मान 0 और यानी कि या लिखे भी हैं और यहाँ Q बराबर 1, ये परिमेय संख्या हो गया। इस प्रश्न का जवाब हो गया। और आप इसको और भी बता सकते हैं कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, संख्या रेखा पर शून्य सहित सभी धन पूर्णांकों के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए शून्य भी आता है पूर्णांक में और 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं भी आती हैं, तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब तक आप पिछली कक्षा यानी कक्षा 8वीं में आप पढ़े होंगे कि जैसे कोई दो संख्या 3/4 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे दो आपको परिमेय संख्याएं दे दी जाती होंगी और उसके बाद से पूछा जाता होगा कि इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इनके बीच की एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता था तो आपने इस सूत्र का प्रयोग किया होगा, 1/2 कोष्टक में a + b, और इससे इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात किए होंगे। a का मतलब ये पहली संख्या, b का मतलब ये दूसरी संख्या, और इन दोनों का योग और 1/2 से गुणा। इस फार्मूले से आप इनके बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात किए होंगे। लेकिन यहाँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए कितने आसानी से ये हल हो जाएगा। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 6 ले करके आप प्लस में 1 लेना होगा। यानी आपको किसी भी परिमेय संख्या के बीच की कितनी भी परिमेय संख्या यानी कि जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसके साथ आपको क्या करना है, यदि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 + 1 करना है, यदि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 + 1 करना है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 4 + 1 करना है। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें एक संख्या ऐड कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप 3 और 4 को P/Q के रूप में लिखना है। 3 और 4 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर तो देखिए कैसे व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए 3, इसके हर में कुछ नहीं तो 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 4, और इसके हर में कुछ नहीं तो 1। देखिए P/Q के रूप में हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है, 3/1 में गुणा कर देना है इस 7 से, यानी कि अंश में भी और हर में भी। यानी इस जो ये 6 + 1 यानी कि 7 लाए हैं, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना तो 6 में 1 जोड़कर जो 7 लाए हैं, इसी 7 से इन दोनों संख्याओं में और दोनों संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसी 7 से, ठीक है ना। तो 7/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/1 है, इसमें भी गुणा कर देंगे 7/7 से, अंश में भी, और लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, अंश
तथा हर में 7 से गुणा करने पर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कर देंगे, ये देखिए 3 सते 21 और बटे में 1 सते 7 गुणा हो गया, और 4 सते 28 और उसके बाद से 1 सते 7, यहाँ 7 हो गया। अब देखिए तो हमें क्या करना है, ये 21/7 और 28/7 मिल गया है, यानी 3 के जगह पे 21/7, 4 की जगह पे 28/7। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो चलिए हम लोग लिखेंगे किसके 21/7, किसके 21/7 और 28/7, ये दूसरा वाला 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए तो कौन कौन हो जाएगा, चलिए देखिए तो 21/7 से 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7, 27/7 और 28/7, तो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं यहाँ पर ज्ञात हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे प्रश्न को हल कर लिए हैं, तो तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहाँ तीसरा प्रश्न ये कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो ठीक वही स्टेप हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे जो इससे पहले वाले प्रश्न में किए हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ जो दोनों हर है समान है, समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं रहता तो दोनों का हर समान करते, ठीक है ना, तब जाकर के वो स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ समान है तो यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसलिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 = 6, 6 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ 3/5 गुणे 6/6, और ये कितना, और यहाँ पर अगला वाला कौन है, 4/5 गुणे 6/6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो 6 × 18 और बट्टा में 6 × 5 = 30, कॉम और ये कॉमा लगाए चाहे और लगा दे, और 6 × 4 = 24 और बट्टा 6 × 5 = 30। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, 18 से 19/30 पहला हो जाएगा, 19/30, 19 के बाद से 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30, और ये 24/30 तो ये है। तो देखिए कितनी परिमेय संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बुक का जो उत्तरमाला दिया हुआ है वैसा आंसर आपको प्राप्त हो, तो यहाँ पर क्या करें, आप जैसे वहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज मिला था आपको, 3/5 था ना, 3/5, और क्या था, आप लोग जैसे क्या है उत्तरमाला बहुत जल्दी मिलाते हैं,
तो ये भी गलत नहीं है, ये एकदम सही है। और देखिए उत्तरमाला के हिसाब से क्या चीज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए, तो यही सवाल है, या करके आप ये करें और या फिर ये करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 3/5 गुणे 10/10 और 4/5 गुणे 10/10 यही कराया गया है। और ये 10/10 से गुणा करा दिया गया है, जिससे अंश में गुणा उसी से हर में गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि जैसे 10 या 30 बट्टा में 10×5 = 50, 30/50 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 10×4 = 40 बट्टा में 10×5 = 50। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके बीच केवल 5 परिमेय संख्या नहीं मिल जाएगी, इस 10 से गुणा कराने पर आपको यहाँ पर 10 परिमेय संख्या मिल जाएगी। कितनी, सॉरी 9 परिमेय संख्या मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 31/50, अब हम लोग क्या कर दें, 31/50 ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 4 और 4/5, या 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और यहाँ 35/50। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और आपने 10 से गुणा किया है, तो देखिए आपको 36/50 भी मिल जाएगा, 37/50 भी मिल जाएगा, 38/50 भी मिल जाएगा, 39/50 भी मिल जाएगा, यानी कि 9 परिमेय संख्या इससे आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो या आपका ये भी सही है, और आपको केवल 5 की आवश्यकता है तो 5 रख लीजिए, और आपका ये भी सही है। आपको जो उचित लगे उसको आप अपने नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर हो गया 5 परिमेय संख्या, और ये भी आपका हो गया आंसर 5 परिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इस अभ्यास का सबसे अंतिम प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ तीनों प्रश्न लिख दिया हूँ, और तीनों प्रश्न जो सत्य है उसका सत्य का कारण क्यों सत्य है, और जो असत्य है वह क्यों असत्य है, इसका भी कारण मैंने दे दिया है। तो चलिए इसको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, इसका कहने का अर्थ है। तो क्या सही बात है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं? तो ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप ये एक संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर ये क्या है, 0, और ये 0 है। तो 0 से पहले आप क्या कर दें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जितनी भी संख्याएं काउंट कर रहे हैं, गिनने में प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और जब हम ये यहाँ पर 0 को भी ले लेते हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पूरी हो जाती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, तब पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो ये देखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ही आती हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती है, यानी पूर्ण संख्याओं में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। तो दूसरा प्रश्न देखा जाए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों ये मैं बता दूं, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यही संख्या रेखा देखिए आप, यहीं से समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना कि ये 0 हो गया, 0 से दाहिनी तरफ सभी धन पूर्णांक, और इधर बाएं तरफ क्या हो गए, सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3 -4, इस तरह से संख्याएं -5, और उसके बाद से -6। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से सभी संख्याएं निर्देशित की गई हैं। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, पहले प्रश्न को एक बार और देखिए,
प्रत्येक पूर्णांक का मतलब कौन सी होता है? पूर्णांक का मतलब ये है कि अभी इससे से पहले वाली जो वीडियो बनी है उसमें मैंने आपको समझाया भी है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है संख्या रेखा पर 0 और सभी धनात्मक पूर्णांकों और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को, या सभी धनात्मक संख्याओं के समूह और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह और 0 को लेकर के जितना ये सब है, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और यहां से देखिए 0 से लेकर धनात्मक दिशा में जितनी आगे जाएंगे ये सब क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। और जबकि ऋण वाले जो है यानी कि माइनस दिशा में, ये पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक तो ये भी है, 0 भी है और ये धनात्मक सभी संख्याएं भी है। तो ये सभी हम कह सकते हैं क्या कि पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं कह सकते। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है ठीक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ से इधर सभी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि सभी पूर्णांक पर जैसे पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं कह सकते। इसलिए कथन क्या है? गलत है। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये सभी क्या है, ये ऋण पूर्णांक है और ये सभी धन पूर्णांक है। और ये शून्य है, शून्य न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है। स्पष्टीकरण एकदम मस्त करा रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी ऋण पूर्णांक और ये धन पूर्णांक, शून्य न तो धन न तो ऋण, ये सभी मिला जुला करके पूर्णांक हैं। और 0 को लेकर के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या है ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। और इधर के पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं कहला सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या केवल 0 से लेकर इधर ही हो सकते हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। समझ गए? अब चलिए तीसरा प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यह कथन तो असत्य है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं भी आती हैं, उसमें ऋण पूर्णांक भी आ जाते हैं परिमेय संख्या में, ठीक है ना। अब ये बताइए -1 है, -1 को भी तो हम लोग जैसे p/q के रूप में बदल देंगे, तो ये तो है पूर्णांक, तो ये पूर्णांक है, तो ये बताइएगा ये पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा? तो ये बात आप बता सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। जिनको पूर्ण, यानी कि एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि जैसे परिमेय संख्याओं में या परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्याएं भी आती हैं, जैसे यहाँ पर ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक भी, ठीक है ना। तो जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं आप समझ चुके हैं। तो हम लोग अगली वीडियो को लेकर के बहुत ही जल्द मिलते हैं, बहुत ही आसान बनाते हुए, और बहुत ही शानदार वीडियो वो भी होने वाला है। तो आप मेरे चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।